चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 7 के 5 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जल। तो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्ती में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा के रिमझिम और अपने नल के घर के नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। और बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है और वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने के पर जल वाष्पन संघनित होकर बादल का रूप ले लेते हैं और यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा हिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है और जल शब्दावली पूर्व उपस्थिति था और वहीं आज भी उपस्थित है। जो जल शताब्दियों से पूर्व उपस्थित था वो आज भी उपस्थित है। और जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, या हो सकता है कि वह सैकड़ों करोड़ों पहले अमेजन नदी से बहता हो। और उसके बाद लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल स्रोत एवं हिमनद है। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है और इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। और उसके बाद देखेंगे जल का वितरण। इसके पहले देखें थलशाला शब्द क्या होता है। ये एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहार होता है। और उसके बाद जैसे इसको तैयार करने के लिए हम अपना थलशाला खुद बना सकते हैं। एक बड़े जाले के एक चौथाई भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें और इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। उसके बाद पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं। उसके बाद तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे छोटे पौधों को व्यवस्थित करें और इसमें जल की फुहार छिड़के जाने को बंद कर दें और पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल के बिंदुओं के रूप में नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या पृथ्वी का मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल के वितरण की प्रतिशत दिखाया गया। जैसे महासागरों का जल 97.3% है, बर्फ क्षेत्र के 0.02 है। उसके बाद भूमिगत जल का 0.168 है। उसके बाद झीलों का लवण जल 0.009 है। उसके बाद स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें हैं, ये इनका जल है 0.009 है। वायुमंडल में है 0.0019 है। उसके बाद नदियों का जल है 0.0001 है। कुल सब मिलाकर 100.00 है। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है लवणता में, और महासागर की औसत लवणता 35% 1000 ग्राम होता है। और उसके बाद इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है और तैराक इसमें पुलाव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। और उसके बाद देखिए जीवन के आगे टॉपिक बढ़े। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है हमारे लिए और प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं? और उसके बाद देखें महासागरीय परिसंचरण के बारे में जानते हैं। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत जब सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। क्या आप जानते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है? तरंगे के बारे में देखें तो समुद्री तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। और जब महासागरीय तट पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने का विशाल तरंगे उत्पन्न होती है और इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार,
या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होती है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से उछलती है। उसके बाद 2004 में सुनामी के भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। उसके बाद सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। क्या आप जानते हैं कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितने ही तेज से पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही तेज से बहती है। उसके बाद सुनामी जापान का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने का पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव देखें तो 26 दिसंबर 2004 के हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगे के कारण अत्यधिक विनाश हुआ और ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसकी अधिक केंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्री तट में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगी और फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के समुद्री तटों में जल हटने लगा और भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा और यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया था और जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से किया जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे और भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया था। जब सुमात्रा में इस भूकंप के अधिकेंद्रण से तरंगे सुमात्रा के तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई और जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गया और समुद्री तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई और जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले ही मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है क्योंकि यहाँ भूकंप क्रियाएं बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई सौ वर्षों के सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी की कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग उच्च स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। ज्वार भाटा क्या है? 2 दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है और जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। और सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल जल आकर्षित होता है और जिसके कारण ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने
प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहा जाता है, ज्वार भाटा कहा जाता है। उसके बाद उच्च ज्वार नौसंचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद होते हैं और उसके बाद मदद करते हैं इसमें। और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। महासागरीय धाराएं देखें। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है और ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। और लोब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है और जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। और महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है उस स्थान पर विश्व भर में सर्वाधिक मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। और जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका में पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ गर्म जल एवं ठंडी जल धाराएं मिलती है वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है और इसी के फलस्वरूप नौसंचालन में बाधा उत्पन्न होता है।